दिल का क्या कसूर पार्ट 8। कमरे में अभी खामोशी पसरी हुई थी, लेकिन बाथरूम के भीतर रोशनी का अचेत शरीर उस सन्नाटे में एक तूफान की तरह छिपा बैठा था। बाहर हल्की हवा के साथ दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, मानो किसी अनहोनी की दस्तक दे रहा हो। उसी वक्त माया का मन किसी अनचाहे डर से बेचैन हो गया था। उन्होंने अनजाने में ही युवान के कमरे की तरफ देखा और बोली, युवान, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम एक बार रोशनी को जाकर देख लो। युवान के चेहरे पर पहले से ही चिंता की लकीरें थीं, लेकिन अब वो बेचैनी में बदल गई थीं। वह बिना कुछ कहे तेजी से सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ चुका था। कमरे में अभी आधा अंधेरा था, लेकिन जैसे ही युवान ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला, उसकी सांसें अटक गई थीं। रोशनी फर्श पर गिरी पड़ी थी, उसके चेहरे पर थकावट और तकलीफ दोनों थे। रोशनी, युवान घुटनों के बल उसके पास पहुंचा। उसने बिना देर किए उसका सिर अपनी गोद में रख लिया था। उसका चेहरा सहलाया। रोशनी, आंखें खोलो प्लीज़, मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। रोशनी रोशनी की पलकें हल्की हल्की फड़की थीं, आवाज़ धीमी थी। युवान, हाँ मैं यहीं हूँ, देखो तुम ठीक हो जाओगी, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। लेकिन जैसे ही युवान उठने लगा, रोशनी ने कमज़ोर हाथ से उसका हाथ थाम लिया था। मत जाओ ना, अभी मत जाओ युवान। युवान वहीं उसके पास बैठ गया था। उसकी आंखें भर आई थीं। उसने खुद को शांत करते हुए उसका माथा सहलाया। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम बस अपनी आंखें बंद मत करना। माया दरवाजे पर ही खड़ी हुई थी और सब कुछ देख रही थी। युवान ने एक झटके में रोशनी को अपनी बाहों में उठा लिया था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन वो खुद को रोके हुए था, जैसे अब उसे सिर्फ एक ही फिक्र थी, रोशनी की। माया ने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा पूरी तरह खोल दिया था और बिस्तर की चादर हटाते हुए कहा, इसे यहाँ लिटाओ, जल्दी। युवान ने रोशनी को बेहद सावधानी से बिस्तर पर लिटा दिया था। माया ने तुरंत नज़दीक रखे अपनी मेडिकल किट से स्टेथोस्कोप को निकाला। युवान हैरान होकर उसे देख रहा था। माया ने उसे एक नज़र देखा और धीरे से कहा, मैं डॉक्टर हूँ बेटा, ट्रस्ट मी। युवान चुपचाप पीछे हट गया था, लेकिन उसकी नज़रें रोशनी से हट नहीं थीं। माया ने प्रोफेशनल अंदाज में रोशनी की धड़कनें सुनी, उसका ब्लड प्रेशर चेक किया। रोशनी की नाड़ी बेहद कमज़ोर थी, लेकिन स्थिर थी। माया ने धीरे से रोशनी के पेट पर हाथ रखा, बेहद कोमलता से। कुछ पल बाद माया की आंखों में एक अजीब सी राहत चमक उठी थी। उन्होंने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा और युवान की तरफ देखा। युवान, माया की आवाज़ बेहद नरम थी, कोई टेंशन की बात नहीं है। युवान की आवाज़ काँप रही थी। माँ, उसे क्या हुआ है, वो ठीक तो है ना, कोई डरने वाली बात तो नहीं। माया ने रोशनी के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, यूट्रस में हल्की कॉम्प्लिकेशन है, थकान और तनाव से हालत बिगड़ गई थी। तो फिर क्या करें माँ? उसकी आंखों में सीरियसनेस थी। युवान की आवाज़ काँप रही थी। माँ, कुछ सीरियस तो नहीं है ना? माया ने एक गहरी सांस ली और तुरंत प्रोफेशनल मोड में लौटते हुए कहा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, हमें अभी आराम करने देना है इसे। मैं कुछ दवाइयाँ दे रही हूँ और कल सुबह हम इसे हॉस्पिटल लेकर चलेंगे पूरा चेकअप कराने के लिए। युवान रोशनी का हाथ पकड़कर बेड पर बैठ गया था। माँ, ये ठीक तो हो जाएगी ना? माया ने एक पल सोचा, फिर नरमी से बोली, अभी कुछ भी नहीं कह सकती मैं। लेकिन वह रुकी। यूट्रस में इन्फ्लेमेशन के लक्षण हैं और ये स्ट्रेस और शारीरिक थकावट से और भी बिगड़ सकते हैं। युवान ने रोशनी का हाथ और कसकर पकड़ लिया था। मतलब कोई इन्फेक्शन है क्या? मे बी, या कोई और मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। माया ने धीमे से कहा, इसमें लक्षण प्रेगनेंसी जैसे भी दिख रहे हैं, मितली, चक्कर, कमज़ोरी। अभी कुछ नहीं कह सकते, कल रिपोर्ट्स आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। माया ने रोशनी की ओर देखा, जो हल्की सी दर्द भरी कराहट के साथ आंखें मूंदने लगी थी। अभी इसे आराम करने दो, सुबह मैं अपनी जान पहचान की एक बहुत अच्छी गायनी स्पेशलिस्ट के पास ले चलूँगी। युवान ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। माया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है युवान, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं यहीं रोशनी के पास रुकती हूँ। युवान कमरे के दरवाजे पर एक पल के लिए टिका था। उसकी नज़रें रोशनी के शांत चेहरे पर थीं, जैसे वो बस उसे यूं अकेला छोड़ने का साहस नहीं कर पा रहा था। लेकिन माया ने नरमी से कहा, बेटा तुम भी तो थक गई हो, कल का दिन लंबा होगा, थोड़ा आराम कर लो, मैं यहीं हूँ। युवान ने रोशनी का हाथ एक आखिरी बार दबाया, फिर धीमे कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। वो पूरी रात करवटें बदलता रहा था, हर करवट पर बस रोशनी का ही चेहरा उसके सामने था। सुबह की हल्की धुंध के बीच माया ने युवान को धीरे से आवाज़ दी, युवान तैयार हो जाओ बेटा, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम से अभी शहर से बाहर जाना होगा, तो तुम रोशनी को अपने साथ ले जाना और ठीक से रोशनी के सारे टेस्ट कराना।
युवान फौरन उठ गया था। वह जल्दी जल्दी तैयार हुआ और फिर रोशनी के कमरे में पहुंच गया था। रोशनी अब भी बेहद कमज़ोर थी। उसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। वह जब उठने की कोशिश करने लगी तो दर्द की वजह से उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। युवान ने बिना कुछ कहे झुककर उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। मैं हूं ना, तुम सिर्फ मुझ पर भरोसा करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। रोशनी ने थकी सी नज़रों से उसे देखा और बस चुपचाप उसके सीने से सिर टिकाकर रह गई थी। युवान ने धीरे धीरे उसे अपनी गाड़ी तक पहुंचाया। हर कदम संभाल संभाल कर रख रहा था, जैसे रोशनी का दर्द उसे छू रहा हो। कुछ ही देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। हॉस्पिटल की लॉबी में हलचल मची हुई थी। युवान रोशनी को अपनी बाहों में थामे हुए सीधा गायनी सेक्शन की तरफ ले जा रहा था। रोशनी अब भी उसकी शर्ट को कसकर पकड़े हुए थी। वह दर्द से करहा रही थी। ठीक उसी वक्त लॉबी में दूर से आती किरण और आरती आती हुई दिखाई दी थी। आरती के हाथ में कुछ मेडिकल फाइल्स थीं। शायद किसी और काम से वह भी हॉस्पिटल आई हुई थी। जैसे ही उसकी नज़र युवान और रोशनी पर पड़ी, वह ठिठक गई थी। उसकी आंखों में तुरंत तिरस्कार की चमक उभर आई थी। आरती ने तंज भरे अंदाज में ऊंची आवाज़ करके कहा, अरे ये तो देवरानी जी हैं। अरे वाह देवरानी जी, हमें तो लगा था कि घर से निकाले जाने के बाद आपकी हालत खस्ता होगी। वह ठाका मारते हुए आगे बढ़ी, पर यहाँ तो बड़े मज़े में हैं। देवरानी जी रंग रलियाँ मना रही हैं, वो भी अस्पताल में। किरण ने भी फीकी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे उसकी हाँ में हाँ मिला रही हो। किरण चाची ने रोशनी को हिकारत भरी नज़र से देखते हुए कहा, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी रोशनी, कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें इस तरह किसी और के साथ देखूंगी। छी, इतना प्यार तो शादीशुदा लोग भी नहीं जताते, और तुम तो। युवान के कदम एक पल को रुक गए थे। उसके चेहरे पर गुस्से की परछाई लहर गई थी। युवान ने सख्त आवाज़ में कहा, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आपकी नज़र में सिर्फ गंदगी ही है, क्योंकि आप उसी में रहते हो, और गंदगी में रहने वालों को हर जगह गंदगी ही दिखाई देती है। और आप जो भी हैं, मैं आपको नहीं जानता, लेकिन अगर अब एक शब्द और भी आपने रोशनी के खिलाफ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आरती ने हंसते हुए कहा, गुस्सा क्यों कर रहे हो, हम तो बस आईना दिखा रहे हैं। युवान ने रोशनी को और कसकर अपने करीब खींच लिया था। उसने आरती को नज़रअंदाज करते हुए सीधे कहा, किसी दिन तुम्हें भी समझ आएगा कि इंसानियत क्या होती है। और बिना एक पल रुके वह रोशनी को थामे हुए आगे बढ़ गया था। आरती पीछे से मुनमुनाई, देखो ना चाची जी, कितनी अकड़ है इसमें। और रोशनी को देखा, जैसे हमें जानती ही नहीं, ऐसे इग्नोर कर दिया उसने हमें तो। वक्त आने दो, ये भी गिड़गिड़ाते फिरेंगे, जब देव को पता चलेगा। किरण ने चुपचाप उसकी हाँ में हाँ मिलाई। युवान और रोशनी गायनी स्पेशलिस्ट के केबिन के पास पहुंच चुके थे। युवान ने बेंच पर रोशनी को धीरे से बैठाया। वह अभी उसका हाथ थामे हुए था, जैसे उसके लिए पूरी दुनिया बस यही एक लड़की हो। सुबह की रोशनी में भी युवान की आंखों के नीचे की थकान साफ दिख रही थी। उसने रोशनी को कसकर पकड़ा हुआ था। एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर था और दूसरा हाथ उसका बैग को संभालते हुए। रोशनी के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन वह कुछ कह नहीं रही थी। उसकी चाल धीमी थी, पर हर कदम पर उसके चेहरे की मांसपेशियां सिकुड़ रही थीं। तभी नर्स बाहर आई। डॉक्टर नंदिता बुला रही हैं। पेशेंट के साथ सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है। युवान ने रोशनी को झुककर थोड़ा उठाया। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, ठीक है? रोशनी ने धीमे से सिर हिलाया। रोशनी अभी डॉक्टर के सामने बैठी हुई थी। चेकअप होने के कुछ देर बाद डॉक्टर के कैबिन में सन्नाटा पसरा हुआ था। डॉक्टर नंदिता फाइल में सिर झुकाकर रिपोर्ट्स पढ़ रही थीं। युवान और रोशनी उनकी हर हलचल को टटोलती निगाहों से देख रहे थे। कुछ पलों की खामोशी के बाद डॉक्टर नंदिता ने धीमे से सिर उठाया। उनकी आवाज़ में गंभीरता थी। युवान, रोशनी को एडेनोमायोसिस है। उनके शब्द कमरे में गूंजे, जैसे किसी ने धीरे से कोई बोझिल खबर दे दी हो। उसके यूट्रस की मांसपेशियों में एंडोमेट्रियल टिश्यू बढ़ रहा है। इसकी वजह से उसे तेज़ दर्द, कमज़ोरी और लगातार थकान हो रही है। युवान ने एक पल के लिए रोशनी की तरफ देखा और फिर खुद को संभालते हुए पूछा, सीरियस तो नहीं है? डॉक्टर नंदिता ने एक हल्की सांस ली। फिलहाल तो कोई जान का खतरा नहीं है, लेकिन हाँ, ये कंडीशन समय के साथ गंभीर हो सकती है और इसका सबसे बड़ा असर फर्टिलिटी पर पड़ेगा। रोशनी की आंखों में आंसू भर आए थे। उसकी उंगलियां घबराहट में एक दूसरे से उलझने लगी थीं। युवान ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। उसकी हथेलियों के अपने स्पर्श से भरोसा देते हुए कहा, मत सोचो इतना। वह फुसफुसाया। उसकी आवाज़ में अटूट यकीन था, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। और ये तो एक छोटी सी बीमारी है। हम इस बीमारी से लड़ लेंगे साथ मिलकर। तुम अकेली नहीं हो, कभी भी नहीं। डॉक्टर नंदिता के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभर आई थी। थोड़ा वक्त लगेगा, उन्होंने नरमी से कहा। रेगुलर ट्रीटमेंट, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल और एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम यहाँ इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। और उन्होंने मुस्कुराते हुए युवान की तरफ देखते हुए कहा,
और युवान जैसा कोई साथ हो तो आधी जंग तो पहले से ही जीत ली जाती है। उन्होंने रोशनी को समझाते हुए कहा कि तुम्हें जितना हो सके स्ट्रेस को अवॉइड करना है। बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीली अपनी ज़िंदगी जियो, ठीक है। डॉक्टर नंदिता ने रिपोर्ट्स को फाइल में वापस रखते हुए फिर युवान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम रेगुलर चेकअप के लिए सीधे मेरे पास भी तो आ सकते थे। युवान, उनकी आवाज़ में अपनापन और हल्की सी शिकायत थी। युवान ने रोशनी की ओर एक और नज़र डाली, फिर नंदिता की आंखों में झांकते हुए शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, सॉरी आंटी, मुझे लगा आप बिजी हो सकती हैं। उसकी आवाज़ में वही पुराना अपनापन था जो नंदिता को बरसों से युवान के साथ जोड़ता आया था। डॉक्टर नंदिता हल्के से हंसी, मेरे लिए तुम लोग हमेशा प्रायोरिटी हो। उन्होंने प्यार भरी डांट के साथ कहा, अगली बार डायरेक्ट आ जाना। बिना सोचे समझे युवा ने सिर झुकाकर एक बच्चे जैसी मुस्कान दी और रोशनी का हाथ और भी मजबूती से पकड़ लिया था, जैसे हर मुश्किल में वह इसी तरह उसका हाथ थामे रहेगा। दूसरी तरफ मल्होत्रा मैंशन की हवाओं में बेचैनी तैर रही थी। लिविंग रूम में दादी अपने भारी भरकम कुर्सी पर बैठी हुई थी। माथे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। सामने आरती एक शांत मुस्कान के साथ चाय की ट्रे लेकर आई, लेकिन उसकी आंखों में आज एक अलग ही चमक थी, जैसे किसी बड़े विस्फोट से पहले की खामोशी हो। आरती ने चाय रखी और धीरे से बोली, दादी जी, आज मैं हॉस्पिटल गई थी। दादी ने अनमने मन से उसकी तरफ देखा, लेकिन अगला वाक्य सुनते ही उनकी नसें तन गई थीं। आपको पता है दादी जी, वहाँ मैंने रोशनी को देखा किसी अजनबी लड़के के साथ, और पता है वो दोनों इस तरह। आरती ने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ा और दुख भरे अंदाज में सिर झुका लिया था। क्या कहा तुमने आरती? कैसे थी? दादी की आवाज़ सख्त हो गई थी। दादी, वो दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे जैसे जैसे पत्नी पत्नी भी नहीं होते। दादी जी, मैं तो अपने पति के हाथ पकड़ने में भी शर्माती हूँ, और वो तो पूरे हॉस्पिटल में बिना किसी शर्म के उसके साथ चिपकी हुई थी। दादी की रगों में खून उबलने लगा था। उनकी आंखों से जैसे अंगारे बरसने लगे थे। वे क्रोध में थरथराती हुई उठी। तभी देव, जो सीढ़ियों से नीचे उतरकर आ रहा था, यह सब सुनकर ठिठक गया था। उसकी आंखें अविश्वास में फैल गई थीं। क्या बकवास कर रही हो आरती भाभी? आपने रोशनी को नहीं देखा होगा, देव फटी आवाज़ में बोला। आरती ने आंखें नीची कर ली थी, लेकिन चेहरे पर आई इविल स्माइल को छुपा नहीं पाई थी। मैंने जो देखा वही कहा है देव भैया, और आपसे क्या छुपाना। रोशनी तो गायकोलॉजी डिपार्टमेंट में गई थी। हो सकता है शायद वो उसके। बस करो आरती, देव ने चिल्लाते हुए कहा। देव की मुट्ठियां भीज गई थीं। दिल में उठती टीस को उसने मुश्किल दबाया था, लेकिन चेहरा सख्त हो गया था, जैसे किसी ने उसकी रूह को चीर दिया हो। दादी ने झटके से फ़ोन उठाया और गिरीश का नंबर डायल कर दिया था। हेलो गिरीश, दादी की आवाज़ बर्फ से ज़्यादा ठंडी और आग से ज़्यादा झुलसा देने वाली थी। बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाते थे ना तुम, संस्कारों की, मर्यादा की, और तुम्हारी बेटी हमारे ख़ानदान का सिर झुका रही है, किसी गैर मर्द के साथ अपना मुंह काला कर रही है। गिरीश जी के हाथ पैर कांप गए थे। फ़ोन के उस पार उनकी सांसें भारी हो गई थीं। माफ़ कीजिएगा मिसेस मल्होत्रा, लेकिन गिरीश ने टूटी हुई आवाज़ में कहा, लेकिन मेरी बेटी शादी के बाद से चौहान हाउस में कभी नहीं लौटी है। उसे तो मल्होत्रा मैंशन में होना चाहिए था ना, आप लोगों के साथ। होना तो उसे मल्होत्रा मैंशन में ही चाहिए था, लेकिन उसके लक्षण ठीक नहीं थे। आखिर उसने साबित कर ही दिया कि वो तुम्हारी परवरिश है। अगर उसके लक्षण ठीक होते तभी तो वह मल्होत्रा मैंशन में रुक पाती। क्या आप बता सकती हैं वह किस लड़के के साथ और किस हॉस्पिटल में है? और क्या आप यकीन से कह सकती हैं कि वही रोशनी है? यकीन? दादी की आवाज़ जहर बन चुकी थी। मेरी आंखों के सामने की बात है। हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए देखा है मैंने उसे। कोई इज्जतदार घर की लड़की किसी अनजान लड़के के साथ इतना चिपक कर कैसे चल सकती है? गिरीश जी का चेहरा सख्त हो गया था। वर्षों का आदर सम्मान एक ही पल में राख हो चुका था। अगर आपकी आंखों ने सच देखा है तो मैं खुद अपनी बेटी का सामना करूंगा और उसे संस्कारों का मतलब समझाऊंगा। लेकिन अगर ये झूठ निकला तो यकीन मानिए ये दुश्मनी अब सिर्फ नाम की नहीं रहेगी। फ़ोन का कनेक्शन कट चुका था, लेकिन कमरे में तलखी और नफरत की गंध घुल चुकी थी। तभी काव्या ने झुंझलाती हुई कहा, दादी, आपने गिरीश अंकल को क्यों नहीं बताया कि आपने रोशनी भाभी को घर से निकाला था? वो खुद मल्होत्रा मैंशन छोड़कर नहीं गई थी। और देव भैया, आपने तो उन्हें पलटकर भी नहीं देखा। वो आपकी पत्नी थी। वे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, कैसी हैं? आप लोगों ने तब तो उन्हें देखा नहीं था, और अब आपको उनका ख्याल आ रहा है? देव वहीं सीढ़ियों पर खड़ा रहा था, बेजान बर्फ में जमे हुए किसी भूत की तरह। दिल के किसी कोने में जो भरोसा था वो चकनाचूर हो चुका था।
दादी ने उसकी ओर देखा और गहरी आवाज़ में कहा, अब तुम्हें तय करना है देव, इज्जत बचानी है या किसी के धोखे की बेड़ी में जकड़ कर जीना है। तुम्हें उस लड़की को याद दिलाना होगा कि तुम अब भी उसके पति हो। देव की आंखों में जैसे खून उतर आया था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में हल्की भीड़ थी। युवा ने रोशनी को एक कोने की टेबल पर बैठा दिया था और मुस्कुराते हुए बोला, तुम यहीं रखो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आता हूँ, कुछ हल्का खाओगी तो ठीक फील करोगी। रोशनी ने बस हल्के से सिर हिला दिया था, थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। युवान उससे कुछ कदम दूर चला गया था। रोशनी इधर उधर देख रही थी, अजीब सी बेचैनी उसके दिल में घर कर रही थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी की नज़रें उसे घूर रही थीं। उसने पलट कर देखा लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसकी नज़र कैफेटेरिया के बाहर एक काले रंग की हुडी पहने हुए शख्स पर पड़ी। उसने सिर झुकाया, पर जैसे ही रोशनी ने अपनी नज़रें हटाईं, उसके चारों ओर माहौल धुंधलाने लगा था और सर भारी होने लगा था। उसका सिर घूमने लगा था। युवान, युवान तुम कहाँ हो? वह बुदबुदाई, लेकिन आवाज़ उसके गले में ही अटक कर रह गई थी। अगले ही पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था और वह कुर्सी के नीचे गिरती चली गई थी। कुछ देर बाद धीरे धीरे रोशनी को होश आ रहा था। वह किसी कमरे के बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन यह कमरा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने एक धुंधला सा चेहरा दिखाई दे रहा था जो धीरे धीरे साफ होता जा रहा था। जैसे ही उसका विजन क्लियर हुआ, उसने देखा कि देव उसके सामने बैठा हुआ था। रोशनी के पूरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई थी। उसने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ पीछे से बंधे हुए थे। देव, ये क्या बदतमीजी है और ये क्या तरीका है? रोशनी की आवाज़ थरथरा गई थी। देव ने बिना पलक झपकाए उसकी ओर घूरते हुए कहा, डर क्यों रही हो रोशनी? मैं पति हूँ तुम्हारा, भूल गई क्या? उसके शब्दों में बर्फ जैसी ठंडक थी और छिपा हुआ ज्वाला जैसा गुस्सा। रोशनी का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने कांपते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे हो? और युवान कहाँ है? वो तो मेरे साथ था ना हॉस्पिटल में। तुमने उसके साथ तो कुछ नहीं किया ना? और तुम मुझे यहाँ कैसे लाए? देव हल्के से फुसफुसाया, एक बेहद खौफनाक मुस्कान। जहाँ तुम्हें होना चाहिए था रोशनी, मेरे पास, तुम वहीं हो। उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे, कमरे की सर्द दीवारों से टकराकर और भी ज़्यादा डरावने लग रहे थे। देव ने झुककर उसकी आंखों की गहराई में देखा और धीरे से फुसफुसाया, अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती रोशनी, कभी भी नहीं। रोशनी की सांसें अब उखड़ने लगी थी। उसने जोर से हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रस्सियों की घेराएं अब खुल चुकी थीं। उसकी आंखों में आंसू थे। देव प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़। उसकी आवाज़ रुक रुक कर निकल रही थी। देव एकदम शांत बैठा हुआ था, बिल्कुल शांत, इतना कि उसकी खामोशी खुद एक चीख जैसी लग रही थी। वह धीरे से अपनी कुर्सी से उठा और चुपचाप भारी कदमों से रोशनी के सामने आकर बैठ गया था। उसने उसकी कलाई को पकड़ते हुए कहा, क्यों भाग रही हो मुझसे? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? आखिर मैं तो तुम्हारा पति हूँ ना? देव की आवाज़ में एक टूटा हुआ तिरस्कार था। तुमने तो बहुत जल्दी अपना आशिक भी बना लिया और मुझे बताया तक नहीं। रोशनी ने कांपते हुए अपना सिर झुका लिया था। उसके आंसू लगातार बह रहे थे। देव ने उसकी ठुड्डी को ज़बरदस्ती उठाया। देखो मेरी आंखों में रोशनी। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रोशनी को मजबूरन उसकी ओर देखना पड़ा था। क्या तुम्हारे इन आंसुओं में अभी झूठ है? देव की आवाज़ कांप रही थी। तुम उस लड़के के साथ कब से थी? उसकी आंखों में गीली नफरत और टूटी हुई उम्मीद साफ चमक रही थी। रोशनी ने हिम्मत करके कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है देव, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो। देव का चेहरा एक पल को विचलित हो गया था, लेकिन फिर उसने आंखें मूंद ली थीं, जैसे उसने अपने दिल की आवाज़ को ही कुचल दिया हो। फिर बर्फीले लहजे में कहा, भरोसा? वो भी तुम पर? उसने एक थकी हंसी हंसते हुए कहा, जिस लड़की को मैंने अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा चाहा, वही मेरे ख़ानदान की इज्जत को बदनाम कर रही है। और रोशनी, तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो, मेरे लिए प्यार से पहले परिवार आता है। और मैं तुम पर भरोसा करूं, जो ना जाने कितनी रातें और कितने दिन एक अनजान शख्स के साथ गुजार रही थी।
देव, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। रोशनी ने जल्दी से सिर हिलाया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वह सिर्फ मेरा दोस्त है, युवान, बस दोस्त। देव का चेहरा जैसे पत्थर बन गया था। हॉस्पिटल के हर कोने में तुम्हारा हाथ पकड़े घूम रहा था। वो बस दोस्त, वो शब्दों पर जोर देकर बोला था। रोशनी के होंठ कांपने लगे थे। वह चाहती थी कि सफाई दे, सच बताए, लेकिन देव के दिल में शक का जहर घुल चुका था। देव उसके बहुत पास आ गया था, इतने पास कि रोशनी उसकी सांसों की तपिश को महसूस कर सकती थी। अब मैं तय करूँगा रोशनी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं? रोशनी के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा, मिस्टर देव मल्होत्रा, ऐसा कभी नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो, और ना ही तुम अब ऐसा कर पाओगे। देव ने अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द झलका था, गहरा, बेबस दर्द, लेकिन अगले ही पल वह फिर से पत्थर बन गया था। अब जो फैसला होगा वही आखिरी होगा, समझी रोशनी? उसने फुसफुसाते हुए कहा। या तो तुम मेरी रहोगी या फिर किसी की भी नहीं। देव की बातों ने जैसे रोशनी को अंदर तक तोड़ दिया था। अब उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, आग भी थी। उसने जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। दूर हटिए मुझसे देव। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन आवाज़ वो कांपती हुई नहीं थी। उसमें एक अलग सी हिम्मत थी। देव पल भर के लिए पीछे हट चुका था। उसने पहली बार रोशनी की आंखों में जुनून देखा था, जिसे देखकर वह हैरान रह गया था। उसने एक टूटी हुई हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हें आज याद आ रहा है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम मेरे पति? रोशनी की आवाज़ में जहर घुल चुका था। जब सबके सामने मुझे बेइज्जत करके दादी ने घर से निकाला था, तब तुम कहाँ थे और तब कहाँ था तुम्हारा ये पति वाला अधिकार? देव का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया था, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका था। तुमने तो मुझे डाइवोर्स पेपर भी दे दिए थे ना? तुम तो वो बुज़दिल हो देव, जो ना मुझे अपना सके और ना पूरी तरह से छोड़ सके। उसने थरथराती उंगलियों से उसकी तरफ इशारा किया। अब किस हक से मेरा रास्ता रोक रहे हो देव? किस हक से मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कहाँ गई थी, किसके साथ थी, कहाँ रह रही थी? देव की मुट्ठियाँ भीज गई थीं, उसकी सांसें तेज हो गई थीं। क्योंकि तुम आज भी मेरी हो, उसने जोर देकर कहा, और जो मेरा है वो किसी और का नहीं हो सकता। गलत फहमी है तुम्हारी देव मल्होत्रा कि मैं कभी तुम्हारी थी। मैं तो कभी तुम्हारी थी नहीं, और आज 3 महीने बाद तुम्हें याद आया है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। उस वक्त कहाँ थे जब दादी मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल रही थी? उस वक्त कहाँ थे जब मेरे अपने माता पिता ने मुझे अपने घर के दरवाजे से वापस भेज दिया था? उस वक्त कहाँ थे जब मैं एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में थी? जब तुम लोगों ने मिलकर एक नई नवेली दुल्हन को घर से निकाला था, तब तुम्हारे खानदान की इज्जत पर दाग नहीं लगा था देव? रोशनी हंस पड़ी थी, एक टूटी हुई बेसहारा सी। देव का चेहरा उतर चुका था। वो कुछ पल तक कुछ नहीं कह सका था। सिर्फ उसकी नजरें रोशनी के मत से उसकी कांपती हुई उंगलियों तक जाती रही थीं। रोशनी ने झुंझलाते हुए कहा, मैं तुम लोगों के लिए थी क्या? तुम्हारे लिए दुश्मन की बेटी और अपने माँ बाप के लिए दुश्मन के घर की बहू। मैं रोशनी तो थी नहीं। अब तुम लोगों को मुझ में रोशनी नजर आ रही है? और तभी रोशनी को हल्का सा चक्कर आ गया था। उसने अपना सिर पकड़ लिया था। देव ने दौड़कर उसे थाम लिया था। रोशनी, उसकी आवाज़ घबरा गई थी। छोड़ो मुझे। रोशनी ने खुद को उससे दूर खींच लिया था, लेकिन अब उसमें इतनी ताकत नहीं थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। तबीयत ठीक नहीं थी। वह बड़बड़ाई, और इसीलिए युवान मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था। उसकी आंखें बंद हो गई थीं। देव ने उसे बाहों में उठाया। पहली बार उसका चेहरा घबरा गया था। वह खुद से बुदबुदाया, नहीं, अब तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रोशनी। जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। देव ने रोशनी को धीरे से सोफे पर टिकाया। उसकी हालत अब भी नाजुक थी, लेकिन आंखें खुली हुई थीं। आंखें जिनमें अब डर नहीं था, बस एक ठंडी बेरहम नफरत थी। देव उसके सामने बैठा हुआ था। कुछ पल तक वह चुप रहा, जैसे खुद को काबू करने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उसकी आवाज़ रूखी, भारी और तड़पती हुई। वो लड़का, युवान, उसने मुश्किल से शब्द निकाले थे। तुम्हारा क्या रिश्ता है उससे? रोशनी ने उसकी तरफ देखा, गहरी थकी हुई नज़रों से। फिर उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई थी जो जहर से भी ज़्यादा कड़वी थी। हर रिश्ते का कोई नाम नहीं होता मिस्टर देव मल्होत्रा, उसने ठंडी बेरुखी से कहा। देव का दिल किसी ने जैसे निचोड़ दिया हो। उसकी सांसें जैसे रुकने लगी थीं। रोशनी उसकी कांपती आवाज़ में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन रोशनी ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया था। देव का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया था। उसकी आंखों में तकलीफ
और गुस्से का अजीब सा तूफान उठने लगा था। कमरे की हवा भारी हो गई थी। दोनों के बीच की एक चुप्पी गहरी घुटती हुई सी महसूस हो रही थी, जैसे कोई तूफान बस फूटने ही वाला हो। देव ने अचानक रोशनी का हाथ थाम लिया था, जकड़ लिया था इतनी मजबूती सी कि रोशनी का चेहरा दर्द से सिहर उठा था। तुम नहीं बताओगी तो भी मैं उसके बारे में जान लूँगा। देव की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। चाहे जो करना पड़े रोशनी, लेकिन तुम किससे जुड़ी हो और क्यों जुड़ी हो, ये मुझे हर हाल में पता करना ही होगा। तुम्हारा हर राज मुझसे छिपा नहीं रहेगा। तुम कभी युवान के बारे में नहीं जान सकते देव, और न ही उसके जैसे बन सकते हो। रोशनी ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक ठंडी नफरत थी। तुम सच जान भी लोगे तो क्या कर लोगे देव, उसने फुसफुसाते हुए कहा। देव की मुट्ठियाँ और भी ज़्यादा कस गई थीं। उसकी सांसें तेज हो गई थीं, जैसे खुद से ही कोई वादा कर रहा हो। मुझे तुम्हारे और उसके रिश्ते के बारे में सब कुछ जानना है रोशनी, चाहे उसके लिए कितनी भी हदें क्यों ना पार करनी पड़ें। क्या युवान रोशनी को ढूंढ पाएगा? क्या रोशनी देव के चुंगल से निकल पाएगी? दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और कहानी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। रोशनी की लाइफ में कौन रियल हीरो होना चाहिए, युवान या देव? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस कहानी के पिछले पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं।